वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना वैसे ही है जैसे किसी यंगस्टर को खतरनाक ड्रग हेरोइन की आदत पड़ गई हो। I regard that as roughly equivalent to trying to induce a bunch of young people to start off on heroin. लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपका एक ट्रेडर फ्रेंड 15 से 20% एनुअल रिटर्न लेने के बजाय साल का 66% रिटर्न ले रहा है, यानी आपके गुरु वॉरेन बफेट से भी ऑलमोस्ट ट्रिपल। तो आपको कैसा फील होगा? कई लोगों को 66% रिटर्न का मतलब समझ नहीं आता। तो ये 66% रिटर्न का मतलब है कि अगर आपके फ्रेंड को वॉरेन बफेट की तरह 70 साल मिल जाए कंपाउंडिंग के लिए, तो उसकी नेटवर्थ होगी 63 क्विंटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन और $168,000। लगता है अब हम सबको समझ आ गया होगा 66% रिटर्न की ताकत। आई नो आप बोलेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वॉरेन बफेट से ज्यादा रिटर्न इम्पॉसिबल है। ये तो बस एक स्टोरी है, लेकिन ये रियल स्टोरी है और इस इंसान ने सिर्फ 1 साल नहीं बल्कि पूरे 30 सालों तक 66% का रिटर्न पाया है और इन शख्स का नाम है जिम साइमंस। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिम साइमंस कौन है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये देखेंगे कि जब वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर से पूछा गया कि हाँ जी अब बताओ, आप तो बोलते थे कि ट्रेडिंग बकवास है, तो जिम साइमन का रिटर्न आप लोगों से इतना ज्यादा क्यों है, वो भी 30 सालों तक। तो इस पर वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ने क्या जवाब दिया होगा। वॉरेन बफेट की स्टोरी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि 14 साल की उम्र से ही उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। 1000 ways to make $1000 पढ़ी थी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी थी और तब जाके काफी सालों के बाद स्लो एंड स्टेडी फॉर्मूले से वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुए। लेकिन क्या जिम साइमंस के बारे में आपको पता है? ये सिर्फ फाइनेंस में ही अच्छे नहीं है, बल्कि ये हार्वर्ड में एक मैथ्स प्रोफेसर भी थे और इवन सोवियत स्पाई भी रहे, यानी एक जासूस की तरह इन्होंने कोड ब्रेक भी किए हैं। तो जेम्स साइमंस पैदा हुए थे 1938 में एक मिडिल क्लास अमेरिकन जूइश फैमिली में। जिम साइमंस को बचपन से ही मैथ से बहुत प्यार हो गया था। जब जिम साइमंस सिर्फ 3 साल के थे तो उनके पेरेंट्स ने देखा कि वो खुद ही बहुत बड़े नंबर्स को 2 से डिवाइड किए जा रहे थे। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद उनके फैमिली मेंबर्स चाहते थे कि वो मेडिसिन स्टडी करें और डॉक्टर बने, लेकिन जिम साइमंस के कुछ और ही प्लान्स थे। इसलिए उन्होंने MIT में मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए एडमिशन ले ली। शुरू में उन्हें काफी दिक्कतें आई और बहुत टेस्ट में वो फेल भी हुए, लेकिन फाइनली समर्स की छुट्टियों में उन्होंने पूरा टाइम कॉम्प्लेक्स सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा दिया और उनका मैथमेटिक्स की तरफ इंटरेस्ट और बढ़ गया। जिम के टीचर्स बोलते हैं कि ज्यादातर जिम कैंपस में लेटे हुए पाए जाते थे और आंखें बंद करके कोई ना कोई मैथ्स की इक्वेशन के बारे में सोच रहे होते थे। अपने कॉलेज के टाइम में ही उन्हें पता चल गया था कि वो इसी टाइप की लाइफ चाहते हैं, जहां उन्हें अपनी जिंदगी में मैथ्स और कॉफी चाहिए बस। MIT से पढ़ने के बाद बर्कली यूनिवर्सिटी में जिम ने 2 ही सालों में PhD कंप्लीट कर ली और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी एज अ मैथ टीचर। एज अ प्रोफेसर वो बहुत ही कैजुअल रहते थे, इतने कैजुअल कि कभी वो सॉक्स भी नहीं पहनते थे। कुछ सालों के बाद जिम साइमंस टीचिंग से बोर हो गए क्योंकि सब कुछ प्रेडिक्टेबल था। स्टूडेंट्स को सेम लेक्चर दो और बाकी कलीग से गप्पे मारो। जिम साइमंस को कोई चैलेंजिंग जॉब चाहिए थी ताकि वो अपना टैलेंट यूज कर पाए और 1964 में उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसका उन्हें इंतजार था। IDA यानी इंस्टीट्यूट डिफेंस एनालिसिस ने उन्हें जॉब दे दी। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कंट्री के टॉप मैथमेटिशियन को हायर करती थी ताकि वो सोवियत यानी पास्ट रशिया के स्पाई कोड्स ब्रेक कर पाए। उस वक्त IDA स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि पिछले 10 सालों से उनसे कोई भी सोवियत स्पाई कोड ब्रेक नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने जिम साइमन जैसे मैथमेटिशियंस को हायर किया था जिनके पास बेशक कोड क्रैकिंग का कोई एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन उनके पास फ्रेश आइडियाज और मैथ्स की स्किल्स हो। यहाँ पर जिम साइमंस ने अल्ट्रा फास्ट कोड ब्रेकिंग एल्गोरिदम बनाया जिससे सोवियत के कई कोड्स क्रैक हो गए और जिम साइमंस IDA में बहुत फेमस हो गए। इसके बाद साइमंस का इंटरेस्ट फाइनेंस और ट्रेडिंग की दुनिया में बढ़ने लगा। शेयर मार्केट की दुनिया को भी वो वैसे ही देखने लगे थे जैसे वो मैथ्स को देखते थे। जब जिम साइमंस 30 के हुए तो IDA ने उन्हें निकाल दिया क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि उन्हें वियतनाम वॉर पसंद नहीं है और जो कि उनके बॉस के व्यूज के खिलाफ था। 40 की एज में जिम साइमंस ने अपना पहला हेज फंड खोला जिसका नाम था मनी मैट्रिक्स, जिसका काम था कि वो मैथ्स को यूज करके शेयर मार्केट के पैटर्न्स को समझ सके। इसके लिए उन्होंने अपने पास्ट IDA कलीग लियोनार्ड बॉम को अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया। बॉम भी जिम साइमंस की तरह बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और इससे पहले बॉम एक फेमस बॉम वेल्च एल्गोरिदम बना चुके थे और ये एल्गोरिदम बाद में साइमंस के हेज फंड का एक बड़ा हिस्सा बना। इस एल्गोरिदम को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एल्गोरिदम अगर हम क्रिकेट में अप्लाई करते हैं और अगर इस एल्गोरिदम को क्रिकेट के कोई रूल्स भी नहीं पता, फिर भी ये काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी से बता सकता है कि क्रिकेटर की नेक्स्ट मूव क्या होगी उसके पैटर्न्स को समझ के। जिम साइमंस जानते थे कि ये एल्गोरिदम वो फाइनेंशियल मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। इस एल्गोरिदम को यूज करके दोनों जिम और बॉम ने
काफी पैसे अपने हेज फंड से कमाए। एक बार उनके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ। बॉम और जिम एक बार बीच में रिलैक्स हो रहे थे और इनके एल्गोरिथम ने प्रेडिक्ट किया कि ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू आज रात इंक्रीज होने वाली है और ये दोनों स्विम सूट में ही भाग के अपने ऑफिस आए और बहुत से ब्रिटिश पाउंड्स खरीद लिए और जैसा एल्गोरिथम ने प्रेडिक्ट किया था ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू बढ़ गई और दोनों ने काफी पैसे कमाए। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि दोनों को कोई भी ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में नहीं पता था और ना ही उनके पास कोई रीजन था कि क्यों ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। बस एल्गोरिथम की प्रेडिक्शन से ही उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था। इसके बाद बॉम और जिम साइमंस ने और अच्छे मैथमेटिशियंस की टीम बनाई और एक फंड खोला लिमरॉय नाम से। इस टीम ने नए प्रेडिक्शन एल्गोरिथम्स बनाए, लेकिन इन एल्गोरिथम्स में कुछ कमियां थी। फॉर एग्जांपल, एक बार इस एल्गोरिथम ने प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, इसलिए इन्होंने बहुत सारा पैसा गोल्ड में लगा दिया और गोल्ड का प्राइस बढ़ा भी, लेकिन ये एल्गोरिथम सारा गोल्ड सेल नहीं कर पाया और इसके बाद गोल्ड का प्राइस कम हो गया और इन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसके बाद अब बारी आई इनके थर्ड हेज फंड की, जिसका नाम था रेनेसांस टेक्नोलॉजी और ये हेज फंड एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा। जिम साइमंस ने नए मैथमेटिशियंस की नई टीम तैयार की, टेराबाइट्स ऑफ डेटा कलेक्ट करके कंप्यूटर्स में डाला गया और बेस्ट एल्गोरिथम्स डिजाइन किए गए। इस कंपनी रेनेसांस टेक्नोलॉजी के अंदर एक फंड बनाया गया जिसका नाम दिया गया मिडालियन फंड और इस मिडालियन फंड के एल्गोरिथम ने ऑन एन एवरेज 66.1% का एनुअल रिटर्न दिया और इन्वेस्टिंग की दुनिया के महारथी जैसे कि जॉर्ज सोरोस, स्टीव कोहेन और इवन की वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा रिटर्न अचीव किया और 30 सालों में 1988 से 2018 तक इस फंड ने $105 बिलियन कमाए। जब साइमंस को लगा कि उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए हैं, तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ एक फाउंडेशन खोली जिसका नाम था साइमंस फाउंडेशन, जिसका गोल है कि दुनिया की एजुकेशन और हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए और आज भी बिलियनियर जिम साइमंस इस फाउंडेशन पर काम कर रहे हैं। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे, चलो रेनेसांस टेक्नोलॉजी के मिडालियन फंड में ही पैसे लगा लेते हैं, घर बैठे ही वॉरेन बफेट जितना रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1993 में मिडालियन फंड ने बाहर के इन्वेस्टर से पैसे लेना बंद कर दिया था और अभी मेडालियन फंड में सिर्फ रेनेसांस के 300 एम्प्लॉइज के ही पैसे हैं और मेडालियन फंड की वजह से रेनेसांस के 100 एम्प्लॉइज के पास 35 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो ट्रेडर्स दे सकते हैं वो ये है कि चलो कम से कम एक चीज तो प्रूव हो गई है कि ह्यूमन इमोशंस के थिंकिंग का कलेक्टिवली एक पैटर्न है और इसीलिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इसे ढूंढ पाए। लेकिन वो बोलते हैं ना कि मशीन का काम ह्यूमन से मत करवाओ। Never send a human to do a machine's job. एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अगर हमें ये समझना है कि हम ट्रेडिंग में हमेशा क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकते या फिर मेडालियन फंड में बाहर के इन्वेस्टर्स पैसे क्यों नहीं लगा सकते, इन दोनों सवालों को समझने के लिए हमें एक ही चीज समझनी होगी, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग इज ए नेगेटिव सम गेम। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप लास वेगास के कैसीनो जाते हैं और वहां पर एक टेबल में 10 लोग खेल रहे हैं, सब 10,000 पे इन्वेस्ट करते हैं, यानी टेबल पर अब 1 लाख रुपए हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले तो कैसीनो वाला अपनी फीस लेगा, आप लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपना बिजली का बिल भरने के लिए और अपने एम्प्लॉइज की फीस देने के लिए। सो लेट्स से कि वो 10,000 पे ले लेता है, टेबल में अब बचे हैं 90,000 रुपए। अब जो भी विनर होगा उसे 90,000 रुपीज मिलेंगे। असली में इसमें भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, बट द पॉइंट इज कि किसी का विनर बनने के लिए किसी का लूजर होना जरूरी है। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रेडर हैं और आप सिर्फ बाकी ट्रेडर्स के साथ ही नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जैसे कि जिम साइमंस की कंपनी रेनेसांस टेक्नोलॉजी से भी कम्पीट कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई ट्रेडर इन जाइगेंटिक इंस्टीट्यूशंस को बीट कर सकता है? आपको पता है कि रेनेसांस के 1/3 एम्प्लॉइज PhD हैं मैथ्स और साइंस में, और हो सकता है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ ट्रेड कर रहे हो। अब रेनेसांस का जो भी प्रॉफिट है वो पैसे किसके हैं? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के नहीं है, क्योंकि वो तो शेयर होल्ड करके रखते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट बाकी छोटे ट्रेडर्स का है जो कि इंजीनियस मैथमेटिशियंस को अमीर से और अमीर बना रहे हैं। अब क्योंकि ट्रेडिंग की गेम में एक विनर के लिए कोई ना कोई लूजर होना जरूरी है, इसीलिए मेडालियन फंड भारी इन्वेस्टर्स के लिए बंद है, क्योंकि सब अगर मेडालियन में ही पैसे दे देंगे तो हारेगा कौन? और ऑब्वियसली आप ये भी समझ गए होंगे कि मेडालियन फंड एक साथ बहुत से पैसे ट्रेड क्यों नहीं कर सकता। ये इसलिए है क्योंकि बाकी ट्रेडर्स मिलके जितने पैसे इनके अगेंस्ट लगाएंगे, मेडालियन का प्रॉफिट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अभी ऑब्वियसली रेनेसांस इंडिया में ट्रेड नहीं कर रहा है, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब ऑब्वियसली हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर से जब जिम साइमंस के रिटर्न के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्योंकि जिम साइमंस के मेडालियन फंड ने तो ऑलमोस्ट 66% का रिटर्न अचीव किया था, जो कि वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा है। तो ये सवाल पूछने पर चार्ली मंगर
और वॉरेन बफेट ने कहा कि यस, जिम साइमंस और उनकी टीम बहुत इंटेलिजेंट है और रिच है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ ट्रेडिंग में काम करती है और एक लिमिटेड फंड के साथ। अगर वो फंड साइज इंक्रीज करेंगे तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, और साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी उनकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। On the amount they could make. But they were very, very smart. Yes, they got very rich. but Very, very smart. And very smart and very rich. Yeah. तो इस पूरी वीडियो की समरी ये है कि अभी भी वैल्यू इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट। टेक योर टाइम, वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखो और कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करके पैसे इन्वेस्ट करो, ना कि यूजलेसली ट्रेडिंग करके। तो दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है